निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज काफ़ी अहम मुद्दात हैं जिनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि हुकूमत पे दबाव डालना चाह रही है और जिनका मुद्दा ये है, जिनके मतमाय नज़र ये है कि हुकूमत को चलता किया जाए, हुकूमत को गिरा दिया जाए, हुकूमत का चलना मुश्किल कर दिया जाए। लेकिन लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी ही जमात को चलाना मुश्किल हो रहा है। एक खबर आई है फॉरवर्ड ब्लॉक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में किसी भी फॉरवर्ड ब्लॉक के बनाए जाने की तरदीद की है, लेकिन मसला यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से आई है। उनके जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जिनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए इमरान खान ने खुद नामजद किया, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है या वहाँ पर कुछ ऐसी टूट फूट हो सकती है। लेकिन ये टूट फूट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के बयान से ही नज़र नहीं आती, वैसे भी अपैरेंट है, वैसे भी अयां है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बयानात बाजी और उन बयानात को लेकर तरदीद या तस्दीक का जो एक अमल है उसमें बहुत शिद्दत आ गई है और लग रहा है कि डिविजन्स, इख्तलाफात, दरारें पीटीआई के अंदर मजीद से मजीद शदीद होती चली जा रही हैं। अभी चंद ही दिन पहले शाहिद आफरीदी के बयान को ले लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके मुबैना बयान को ले लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिवीजन नजर आई। सो मत सो के शेर अफजल मरवत और असम माशवानी, जो कि अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चला रहे होते हैं, उनके दरमियान बहुत शदीद सोशल मीडिया पर ही एक जंग नज़र आई। सो ये इख्तलाफात पीटीआई को कहाँ तक लेके जाएंगे और क्या अब ये तस्वुर किया जाए कि जितना अरसा इमरान खान जेल में रहेंगे उनकी पार्टी इसी तरह से अंदरूनी इख्तलाफात का, दराड़ों का, टूट फूट का शिकार रहेगी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने की जो ख़बरें हैं, ये ख़बरें मज़ीद सॉलिडिफाई होके किसी चीज़ के अंदर मटेरियलाइज भी हो सकती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह अंदरूनी इख्तलाफात को लेके हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक किस तरह चलाएगी, वो अपने पार्टी के मामलात को संभालेगी या हुकूमत को गिराने के लिए या हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल बनाना या मुश्किल बनाए जाने की पोजीशन में आ सकेगी। इसके अलावा पेशावर से भी एक फ़ैसला आया, मखसूस सीटों का तफसीली फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और कानूनदान भी हैं, शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो इख्तलाफात की फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, ये किसी बाहर के बंदे ने नहीं दी, ये पीटीआई के अपने अंदर से खबरें आ रही हैं। आपकी पार्टी टूट फूट का, इख्तलाफात का शिकार हो रही है शुएब शाहीन साहब? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। संजीदगी के साथ अगर हम देखें, ये अलग बात है कि हमारे फॉर्म 45 तब्दील किए गए, डाका जनी हुई, हमारे हक में डाका डाला गया, हम लोग जीते हुए हैं बशमूल मेरे हम इस्लामाबाद की तीनों सीटें और इसी तरह पंजाब की, और हमारे पास 180 के करीब सीटें हैं। लेकिन जिस तरह फॉर्म 45 टेम्परिंग हो गई, रिकॉर्ड चेंज किया गया और रिजर्व सीट्स का मसला आया, सिंबल हमसे छीन लिया गया और जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इदारों की नहीं तरफ नहीं, से इन भी, सारी और बातों का ताल्लुक आपकी रिटर्निंग पार्टी के अंदरूनी ऑफिसर्स इख्तलाफात से और कैसे सारी है? पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे खिलाफ सारे नहीं सरापा नहीं शुएब शाहीन साहब, यकजा हैं इन जी। सारी बातों का ताल्लुक क्या तो है आपकी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जी, के मैं साथ? उसी पे कह रहा हूँ ना, ये एक सब्जेक्ट है। बाकी ये कहना कि हमारे पार्टी के अंदर एक कारकुन ने दूसरे कारकुन के खिलाफ बात कर ली, एक वर्कर ने दूसरे वर्कर के खिलाफ बात कर ली, उसने ये एक वजाहत पेश कर दी और एक्चुअली क्या हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अच्छा पार्टी पॉलिसी देखें, कोई भी पार्टी अगर आप उठा लें, तो जी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में हुआ करता है और होता है। आप देखें, अभी आप पीएमएलएन को देखें जो 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 इस वक़्त इक़्तिदार में हैं, उनके जावेद लतीफ़ की आप स्टेटमेंट उठाएँ और बाकी स्टेटमेंट्स उठाएँ बाकी लोगों की, आपको बहुत सारा फ़र्क नज़र आएगा। मगर चूँकि मीडिया की तवज्जो नहीं हमारी शुएब तरफ शाहीन ज़्यादा साहब एक होती है, तो मिनट, शुएब इसलिए शाहीन साहब हमारे आप यहाँ ज़रा जस्टिफाई कर ज़्यादा। रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं, अगर अगर उनके अंदर अपेरेंटली टूट फूट है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात जस्टिफाइड हैं और आपके अंदर सिर्फ इख्तलाफात नहीं है, बाकायदा जंग है एक। नहीं, मैं इसको कहूँगा कि ना सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ इख्तलाफात नहीं है, ना ही जंग है, बल्कि हमारे यहाँ सिर्फ आप ये कह सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ये एक अच्छी अलामत और एक बात है, नहीं, मगर आपकी पार्टी ये के अंदर पब्लिकली नहीं फॉरवर्ड होना ब्लॉक चाहिए, बनाए पार्टी जाने के की बात अंदर हो रही है, गुफ्तगू ये होना डिफरेंस ऑफ चाहिए। ओपिनियन है। आपकी पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है। दिस इज नहीं, नॉट देखिए मेयरली डिफरेंस ऑफ देखिए, ओपिनियन। फॉरवर्ड ब्लॉक तो जब कोई बनेगा, जब कोई सामने आएगा, हाँ। तो उस वक्त हम बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोटे हैं अब ज्यादा देर सस्टेन कर पाएंगे। हम्म। पहली बात तो यह है कि उनके खिलाफ 63A की एप्लीकेबिलिटी होगी, और दूसरी बात यह है कि वो अखलाकी, सोशली और कानूनी और आईनी तौर पर भी वो उनके लिए सीट को रखना मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन मैं इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के कोई वाज़ेह सबूत के साथ कोई सामने आ जाए, हाँ जी ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, या ये 2 या 4 बंदे हमारी पार्टी से अलग हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये पोजीशन है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने या कोई बंदे अलग हो जाए, और अगर कोई होंगे भी तो उनका अंजाम भी वही होगा जो पंजाब में आपको याद होगा 25 लोटे बने थे और वो सारी सीटें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसी जुर्रत करेगा जो अपने फ्यूचर को भी ख़राब करेगा और अपने आप को भी ख़राब करेगा और अपने ऊपर एक दाग लेकर जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल टास्क होगा जो कोई भी करेगा, और जो उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज अगर आपके साथ इदारे खड़े हैं और आज अगर इस तरह की आप हरकतें करेंगे, आप तो कल कहते थे कि लोटों की जगह जो है वो बाथरूम होती है, ना कि उनको सर पे नहीं बिठाया जाता। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह को लूटे बने और जाकर के किसी को बेनिफिट करें, और स्पेशली इन हालात में जबकि किसी दूसरी पार्टी को उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक, लेकिन शुएब शाहीन साहब, आप नहीं समझते कि ऐसा नजर नहीं आता कि जितना अरसा इमरान खान जेल में है उसका एक बहुत नेगेटिव, उसका एक डाउनसाइड इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर? आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुल के अवाम के सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बावजूद इसके कि हर दूसरे तीसरे दिन आपकी कोर कमेटी की मीटिंग होती है, हज़ार आपके तर्जुमानों के इजलास होते हैं, लेकिन जिसको आप अपेरेंटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं वो पार्टी इजलासों में उठाने के बजाय सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज अ सीरीज ऑफ दीज इवेंट्स। शेर अफजल मरवत साहब के बहुत से बयानात, जिसका फिर रिबटल आया, जिसको बल्कि एक तरह से हश डाउन किया गया और स्नब भी किया गया, उसको एक शटअप कॉल भी दी गई सोशल मीडिया की तरफ से बिटवीन शेर अफजल मरवत, अजहर मशवानी, जो कुछ चल रहा है, फिर शाहिद आफरीदी के मुबैना बयान को लेके, अब फॉरवर्ड ब्लॉक के लेके। जो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, हम इस वक्त 5 ऑफिशियली तर्जमान हैं पार्टी के। उसमें मैं हूँ, गौहर है, गौहर अली खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं और रऊफ हसन साहब हैं। तो हमारी जो कोई स्टेटमेंट या कुछ गुफ्तगू होती है वो पार्टी पॉलिसी कहलाती है। बाकी हमारे यहाँ ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे दोस्त भाई अब एमएनएज भी बन गए हैं, हमारे बहुत सारे लोग वर्कर्स भी हैं और लीडर्स भी हैं। अब उनमें यहाँ किसी की कोई ओपिनियन अपनी पर्सनल तो हो सकती है, मगर दैट इज नॉट द पॉलिसी डिसीजन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जो भी कुछ कहते हैं वो उनका पर्सनल ओपिनियन होता है, दैट इज नॉट द पार्टी पॉलिसी? बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऑफिशियल हम स्टेटमेंट भी जारी कर चुके हैं कि जो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट होगी पार्टी पॉलिसी, वो होगी जो हम 5 अफराद स्टेटमेंट देंगे। तो ये मेरा ख्याल मतलब है कि आप शेर अफजल मरवत को डिसओन कर रहे हैं एक तरह से कि वो पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते, पार्टी की पॉलिसी नहीं बता सकते। देखिए, पार्टी तर्जमान, ये पार्टी ने ये लिख के दिया है, ये अनाउंस भी किया है, लिख के भी भेजा है, और पार्टी ने तर्जमान भी मुकर्रर किए हैं अनटिल अनलेस के कोई नया तर्जमान मुकर्रर कर दें। तो 5 तर्जमान मुकर्रर किए हैं, और इसके बारे में बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की है कि जो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, पार्टी पॉलिसी होगी, वो इन 5 अफराद की तरफ से होगी। तो लिहाजा बाकी आप हमारे दोस्तों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और ये करते हैं, लेकिन मेरा इख्तलाफ ये जरूर है कि ये पब्लिकली नहीं होना चाहिए। इसको इट शुड बी विद इन द पार्टी, और पार्टी के अंदर ये गुफ्तगू होनी चाहिए। फेयर पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सवालात करेंगे नून लीग से और पीपल्स पार्टी से रिगार्डिंग द गवर्नेंस। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में कुछ मजीद इश्यूज़ के हवाले से भी बात करेंगे। एक तो गैस के कीमतों पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस दे लिया है, सिर्फ नोटिस ही नहीं बल्कि बड़ी बरहमी का इजहार किया है और तलब कर ली है इस पे रिपोर्ट कि जी गैस की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं और इतना बोझ आवाम पे क्यों डाला गया है। सिर्फ यही नहीं, नवाज शरीफ ने भी जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, उसमें काफ़ी परेशानी का इजहार किया है और रिमाइंड करवाया है शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत क्यों ली है, क्योंकि आवाम को रिलीफ
रिलीफ देना है और जो महंगाई है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, बावजूद इसके कि कम से कम 1 महीना हो गया है शहबाज शरीफ की हुकूमत को इन प्लेस आए और आते साथ ही रमज़ान का एक बहुत बड़ा जो टास्क है वो मिला था इस हुकूमत को, लेकिन उस टास्क को फुलफिल करने में फ़िलहाल नाकाम नज़र आती है। ना सिर्फ वफाक की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, सिंध की हुकूमत की परफॉर्मेंस पर भी महंगाई के हवाले से सवालात उठेंगे कि अवाम को रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया जा सका। बावजूद इसके कि ये वो सियासी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की जो इस दावे पे, इस इलेक्शन कैंपेन पे हुकूमत में आई हैं कि वापस आके 200 या 300 बिजली के यूनिट मुफ्त कर देंगी, महंगाई का खात्मा करेंगी, अवाम को रिलीफ देंगी, लेकिन बिजली के यूनिट मुफ्त करने तो फ़िलहाल एक दूर की बात है, बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाने की कोशिश हो रही है। पहले ही बिजली के बिल अल अमान अल हफीज़ अवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, बिजली गैस के बिल अदा करना। सो क्या कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रिलीफ प्रोवाइड करने के हवाले से? अवाम को कब तक सिर्फ वो तिफल तसल्लियाँ होंगी, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के ज़बानी कलामी वादे और दावे होंगे, या अवाम को नज़र भी आएगा? इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक जो हम प्रोग्राम में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्कस कर चुके हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी से इस हवाले से भी सवाल करेंगे। मखसूस नशिस्तें पेशावर ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल रही, तो क्या तसव्वुर कर लिया जाए कि अब जो नशिस्तें मिल चुकी हैं, नून और पीपल्स पार्टी को डिवाइड हो चुकी हैं, वो उनके पास ही रहेंगी? निजकारी की जानी है जिसमें PIA भी शामिल है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। और इसके अलावा इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ECC की तश्कील, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसमें से माइनस हो चुके हैं। ये क्या मामला है? ये वो सारे उमूर हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के इस सेक्शन को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, मेयर हैं कराची के मुर्तज़ा वहाब साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के भी सीनियर मरकज़ी और सरकर्दा रहनुमा और साबिका हुकूमत में PDM की वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर रह चुके हैं ऑन इकनॉमिक अफेयर्स, बिलाल अजहर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक तो बिलाल अजहर कियानी साहब, पहला सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, जो ये इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी वज़ीर-ए-आज़म इसमें से माइनस हो गए हैं, ये क्या चल क्या रहा है? खिचड़ी क्या चल रही है? कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस आई, कहीं से कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, नाराज़गी का इजहार किया गया? वज़ीर-ए-आज़म भी ECC में से माइनस हो गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी इसमें से माइनस हो गए हैं। व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द गवर्नमेंट? बिलाल साहब जी, गरीदा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में मुझे दावत देने का। देखिए, बात यह है कि ECC की जो कॉम्पोजिशन है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कैबिनेट की, उसमें आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें कभी प्राइम मिनिस्टर भी चेयर करते आए हैं इन द पास्ट, ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर्स ने इसको चेयर किया है, तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर को ही उसकी चेयरमैनशिप दी गई है। तो आई एम श्योर वज़ीर-ए-आज़म अपने वज़रा के साथ देखते हैं कि वज़रा की भी और वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुद भी वेयर द टाइम इज़ बेटर स्पेंट, किस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क करनी है। तो ये सिर्फ इतना ही मामला है, मगर वैसे भी आप जानती हैं कि ECC वो फोरम है जहाँ पे हुकूमत के जो ज़्यादातर मुआशी मामलात है उसका तफसीली जायज़ा लिया जाता है। जिस तरह आपने गंदम की एक्सपोर्ट्स की इजाज़त देनी है, या आपने दवाइयों की कीमत का तयन करना है, या कोई गैस का ब्लॉक है उसको उसकी लीज अवार्ड करनी है, इस तरह के जो मामलात होते हैं वो पहले मुतलका वजारतों के पास आते हैं और वो वजारतें फिर ECC के सामने पेश करती है, और वहाँ पर इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ के वज़रा और सेक्रेटरीज़ मौजूद होते हैं और वो उस मामले को तफसील से उसका जायज़ा लेते हैं। और वैसे भी इस ECC के फैसले फिर कल काबीना में ही जाके रेटिफाई होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का इवेंचुअल अप्रूवल होता है। क्योंकि बिलाल साहब, तो इसमें कोई मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है जी। फील ऐसी आ रही थी हुकूमत के अंदर से कि शायद इसहाक डार साहब ओवर शैडो कर रहे हैं, या करना चाह रहे हैं, या उनको करने दिया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर को ओवर शैडो, और शायद बहुत से मामलात फाइनेंस के वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से या उनके हाथ में दिए जाना चाहते हैं हुकूमत की तरफ से, या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, या मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जिससे वज़ीर ख़जाना के रास्ते में रुकावटें भी खड़ी हो सकती थी। इसलिए ECC की दोबारा जो है रिकन्स्ट्रक्शन की गई है। नहीं जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 कमिटीज़ हैं जहाँ पे इसहाक डार साहब एज फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं, बट
देखिए उनकी एक हैसियत सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की नहीं है, वो इस मुल्क के 4 टाइम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और टीम में मौजूद हैं। अब ईसीसी की सरबराही जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, मगर दीगर और जो मुआशी मामलात हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो ताकि वो और चीज़ें हों, मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहेंगे कि इसहाक डार साहब की उसमें इनपुट और एक किरदार रहे, क्योंकि उनको एक बैकग्राउंड, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी है, वो काफ़ी चीज़ों का पस मंजर भी बता सकते हैं। जो कि इसहाक डार को दे दी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नहीं दी गई, नहीं गरीदा साहब, नहीं, उनको एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का चेयर जरूर बनाया गया है, मगर इसको यकीनन ये जरा देखना चाहिए कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के जुमरे में नहीं आती है, कि अलहदा काम है बाकायदा। और उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर की एक पार्टिसिपेशन जरूर होती है, मगर वो उससे बाहर काम है। प्राइवेटाइजेशन का अमल प्राइवेटाइजेशन कमीशन करता है, वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड बाकायदा अपना काम करके फिर वो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को पेश करता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क की है। ईसीसी का चेयर फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया है, कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का चेयर फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया है, कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का चेयर एहसन इकबाल साहब को बनाया है, जिनका काफ़ी कलीदी किरदार रहा है सीपीके के मामलात में। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का चेयर इसहाक डार साहब को बनाया है, क्योंकि वो पहले वज़ीर ख़ज़ाना होने के अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के भी रहे हैं। किसी भी सूरत में फाइनेंस मिनिस्टर को मोहम्मद औरंगजेब को ना तो ओवरशैडो करेंगे, ना आउटशाइन करना चाहते हैं, ना कोई ऑब्स्टैकल्स होंगी फाइनेंस मिनिस्टर के रास्ते में फ्रॉम इसहाक डार साइड। आई थिंक इसहाक डार साहब हमारी काबीना के भी और पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। आई एम श्योर ही विल ट्राई कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर वो अपना तजर्बा इस्तेमाल करते हुए जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू स्टेयर दैट एफर्ट, आई एम श्योर वो अपना वो किरदार अदा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहेंगे एंड आई एम श्योर फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यही चाहेंगे। ठीक है मुर्तज़ा वहाब साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आप लोग काबीना का हिस्सा तो नहीं है, बट इन अ वे यू आर द सपोर्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, जिसके हालात इस वक्त अंदरूनी तौर पर अभी 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ दरारें हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी प्रेशर बिल्ड कर रही है हुकूमत के ऊपर और कह रही है कि ईद के बाद हम मज़ीद एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को शामिल करेंगे, तो एक एक्सटर्नल प्रेशर भी है इस गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट के अंदर का प्रेशर भी है कि कुछ डिविजन्स नज़र आ रही हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस भी की। इसहाक डार वर्सेस द फाइनेंस मिनिस्टर, ईसीसी की तश्कील, PMLN के अपने अंदर इख्तलाफात, पार्टी के इख्तलाफात, महंगाई कम ना होना, बिजली गैस की कीमतें बढ़ना, तो ये हुकूमत ज़्यादा अरसा चल सकेगी? मुर्तज़ा वहाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीदा, किसी भी हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो बेशुमार होते हैं और जो आजकल मौजूदा मुआशी हालात हैं उसमें मौजूदा वफाकी हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजेस हैं जी। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया के ऊपर चैलेंजेस आ जाते हैं ना, वो कुछ और होते हैं। मैं भी गुफ्तगू आपकी सुन रहा था ईसीसी के हवाले से, मैं समझता हूँ ये जो डिस्कशन है बड़ा इररेलेवेंट है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ईसीसी है ये कोई एक इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं होती, ये कैबिनेट जो है ना अपने काम को डिवाइड करती है और कैबिनेट की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से या मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के हवाले से मुख्तलिफ कमिटीज़ बन जाती हैं। उनमें से कैबिनेट कमेटी की एक हिस्सा है इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और अगर आप रीसेंट पास्ट में जाएंगे, चाहे वो पुराना मियाँ साहब का दौर हो, पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो या इवन पीटीआई का दौर हुकूमत हो, उसके अंदर जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना होते हैं वही ईसीसी को हेड करते हैं और अभी भी ईसीसी को मुताल्लिका वज़ीर हेड करें कि प्राइम मिनिस्टर का ना हेड करना कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला पिछले कोई 15-16 साल से चलता चला आ रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर इतना ज़्यादा हमको तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए। अच्छा। बाकी आउटशाइन करने की जो बात की आपने, मैं समझता हूँ हर वजीर को दूसरे वजीर को आउटशाइन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आउटशाइन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। जो अच्छा वजीर परफॉर्म करेगा, जो पाकिस्तान की खिदमत करेगा, मैं समझता हूँ उसको हम सब अच्छे अल्फाज से याद रखेंगे। तो इसहाक डार साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खारजा उमूर है, औरंगजेब साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस है, अलीम खान साहब की प्राइवेटाइजेशन है, और ये सब के सब प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम का हिस्सा है। इवेंचुअल कप्तान जो है प्राइम मिनिस्टर साहब है, जिनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है। तो मैं समझता हूँ तमाम मिनिस्टर्स अपना अपना काम करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और क्रेडिट जो है इवेंचुअली वो पाकिस्तान को जाना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को जाना चाहिए। बिकॉज जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा मुश्किलात
पाकिस्तान की आवाम को दरपेश हैं उसमें कतई तौर पर पॉलिटिकली पोलराइज सिचुएशन हमारे फ़ायदे में नहीं है। हमें लोगों के दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है, लोगों के माइंडसेट को इकट्ठा करने की ज़रूरत है ताकि हम मिलकर काम कर सकें। और अगर हम इस माइंडसेट को चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं और फोकस करके ये जो सख्त और मुश्किल फैसले करने हैं और इसके जो पॉजिटिव समरात इवेंचुअली पाकिस्तानी कौम को मिलने हैं, अगर वो डिलीवर करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ वो एक मुस्बित चीज़ होगी। दूसरी एक और गरीदा, हम बड़ा वी टेक प्राइड इन हाईलाइटिंग नेगेटिव थिंग्स। मैं समझता हूँ इलेक्शन से पहले बात ये की जा रही थी कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके अंदर बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। जो अभी पिछले एक सवा महीने में आपने देखा है, जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम नज़र आता है। इनफैक्ट उसकी वैल्यू अप्रिशिएट भी हुई है। महंगाई का बिल्कुल हमारे लिए एक चैलेंज है, हुकूमत के लिए चैलेंज है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो। उस चैलेंज को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो माफियाज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ उसके ऊपर तमाम हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता कि वी विल बी एबल टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। और पीटीआई के दोस्तों को भी ये सोचना चाहिए, पीटीआई के दोस्तों को भी ये सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किलात से गुजर रहा है, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपनी ज़ाती सियासत का नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान इज पैरामाउंट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज पैरामाउंट एट ऑल टाइम। राइट मुर्तज़ा साहब, आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ योर कन्वर्सेशन। लेकिन जितनी बातें आपने की हैं इन प्रिंसिपल इनसे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपने दो तीन बातें की इस पर सवालात करूँगी। एक तो मुश्किल फैसले, अवाम तक रिलीफ, कब मिलेगा ये अवाम को रिलीफ। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्टेशंस तो हैं, लेकिन जब आप उनकी सीटें उनके मुताबिक कब्जा कर लेंगे, हथिया लेंगे, तो वो आपका साथ क्यों देंगे? इस पर डिबेट करते हैं जी, क्वेश्चन करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। मुर्तज़ा वहाब साहब और बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब। बिलाल साहब, I'll come to you and I'll take the points which मुर्तज़ा वहाब साहब has raised and ask the questions from you। बिजली की कीमतों में आप लोग मज़ीद इजाफा करने जा रहे हैं क्योंकि खबर के मुताबिक जो 10 सरकारी बिजली कंपनियां हैं उन्होंने मज़ीद कोई तकरीबन 3000 अरब रुपए मांग लिए हैं। अब ये बोझ डालना है, ज़ाहिर पड़ेगा अवाम के ऊपर। आप लोगों ने 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट। ये फ्री यूनिट तो ख्वाब हो गए, बिजली गैस की कीमतें मजीद बढ़ी जा रही हैं। बिलाल साहब, क्या कर रहे हैं आपकी हुकूमत वाले? जी खरीदा साहिबा, देखिए अभी तो मेरा ख्याल है कोई बिजली की कीमतों के हवाले से कोई भी फैसला नहीं हुआ, मगर मैं ये बात जानता हूँ कि एक अगर कोई प्राइसेस का, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का कोई खुदा न खास्ता आगे कोई ऐसी प्राइस इंक्रीज़ होनी भी होती है तो उसमें हुकूमत की कोशिश रहती है कि जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं, जो सबसे कम यूनिट्स कंज्यूम करने वाले हैं, उनको कोई ना कोई प्रोटेक्शन फराहम की जाए। आपको याद होगा कि 2022-23 में भी जब 16 माह की हुकूमत थी तो एक दफ़ा एक फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का इंक्रीज़ आया था तो हुकूमत ने एक रिलीफ फराम किया था, मैक्सिमम कोशिश की थी कि रिलीफ फराम करें सबसे कम तबकात को। मगर बात यह है गरीदा साहबा कि ये तो हमारे मौजूदा मसाइल हैं, इसका मुस्तकिल हल यही है कि हम अपने बिजली की जो पैदावार है उसको सस्ता करें, इंपोर्टेड फ्यूल्स पे निसार कम करें, सोलर पे अपनी जनरेशन लाएं, अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ख़त्म करें। और उसका मेरे नज़दीक एक ही तरीका है अपनी इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बेहतर करने का कि हम उनकी एक ऑर्डरली तरीके से इसके एम्प्लॉयज़ की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए इनकी निजकारी करें। क्योंकि हुकूमत के बस की बात नहीं है ये इदारे चलाना। ये हमने देख लिया है कि हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, हुकूमत का काम वो इन्वायरमेंट फराम करना है, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फराम करना है जिसके अंदर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले दीगर जो कंपनीज हैं ये परफॉर्म कर सकें और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो इस काम को बेहतर आगे लेके चल सकें। जब ये काम होगा, जब आपकी बिजली की जनरेशन कॉस्ट कम होगी, जब आपकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम होंगे तो खुद ही बिजली के नर्ख जो हैं वो बेहतर होंगे और कम होंगे। मगर इन द मीन वाइल देखिए अभी गुजारिश ये है कि तकरीबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपने देखा कि मनसब संभालते ही उन्होंने मईशत के ऊपर काफ़ी मीटिंग्स की, बिजली और गैस के सेक्टर पे मीटिंग्स की और उन्होंने आके ये आवाम को बताया कि हमारा गर्दशी कर्जा अब तकरीबन कोई 5000 अरब रुपए पे खड़ा हुआ है
और बात यह है कि ये इन्हीं लॉसेस की वजह से, इन्हीं इनएफिशिएंसीज की वजह से है। और ये भी अब हम मुतहम्मिल नहीं है हम कि ये कर्जा मजीद बढ़े, क्योंकि ये भी कर्जा जब बढ़ता है तो आवाम के ऊपर ही बोझ आता है। जब सर्कुलर डेट बढ़ता है तो इसका भी बोझ कल कर्जों की सूरत में, सूद की सूरत में, फिर महंगाई की सूरत में आवाम के ऊपर ही पड़ता है। तो इसका मुस्तकिल हल यही है, मगर हमें आखिर में इसका मुस्तकिल हल यही निकालना होगा कि बिजली की पैदावार और फरामी भी सस्ती हो, और फिर हम बिजली उतने की बेच सकें आवाम को जितनी की बिजली बनती है, ताकि गर्दिशी कर्जे भी ना बढ़ें। मगर इन द मीन वाइल आप देखेंगे कि जब तक ये इस्लाहात जारी हैं, और यही इस्लाहात हैं जिनके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। आपने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर देखा, आपने IMF के साथ जो हमारा अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं आगे, उसके हवाले से देखा, आपने टैक्स नेट के वाइडनिंग के ऊपर देखा, आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने आज बल्कि गालिबन टैक्स जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं जो परफॉर्म करें, उनके अवार्ड्स का ऐलान भी किया है। मकसद यही है कि इंसेंटिवाइज करें लोगों को कि टैक्स अदा करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे मुआशी मसाइल का मुस्तकिल हल है। राइट, ये आप सब बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं बिलाल अज़हर कैनी साहब, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट दीज आर दोज रिफॉर्मिस्ट थिंग्स व्हिच वुड नीड अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी अरसा लग जाएगा। शॉर्ट टर्म में इस वक्त तक आपकी हुकूमत रिलीफ कोई नहीं दे पा रही है, कोई इंस्टेंट रिलीफ नहीं है। सो मच सो कि जो एक मामूली सा मैटर है महंगाई का, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब भी बरहम हो रहे हैं, खफा हो रहे हैं कि फेडरल में आपकी हुकूमत है, PMLN की, पंजाब में आपकी हुकूमत है, महंगाई पे आप लोग काबू नहीं पा रहे। बिलाल साहब नहीं, देखिए, नहीं खरीदा साहब, महंगाई का मामला नंबर 1 कोई मामूली मामला नहीं है। यकीनन हमारे कायद नवाज शरीफ साहब भी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी, दोनों की अव्वलीन तरजीह है कि महंगाई को जल्द से जल्द काबू में लेके आएँ, और जब तक वो काबू में नहीं आती तो तब तक हम जो भी आवाम को रिलीफ फराम कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलीफ फराम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं उनको जो मदद फराम कर सकते हैं वो हम फराम करें। चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प की डिसबर्समेंट्स के थ्रू है, चाहे वो रमज़ान निगहबान पैकेज के थ्रू है, जिसके नतीजे में बेतहाशा लोगों को पंजाब में मुफ्त रमज़ान का राशन घरों तक दस्तयाब किया जा रहा है, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर कंसेशनरी रेट्स पे बुनियादी अशिया की फरामी है। तो देखिए, ये मेजर्स हैं जो हुकूमत ले रही है। हम ये जानते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। मकसद यही है कि हम महंगाई को कम करें। जब आपके मुआशी मामलात संभलेंगे, जब आप डिमांड और सप्लाई चीज़ों की बेहतर करवाएंगे, तो तब ही आपकी महंगाई काबू में आएगी। जब हमारा इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम होगा तो महंगाई काबू में आएगी। तो आप इंशाल्लाह ये चीज़ें भी होंगी, यकीनन कुछ वक्त लेती हैं, मगर आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह ये हुकूमत की मौजूदगी में महंगाई की शरह आहिस्ता आहिस्ता कम आएगी। और तब तक जब तक महंगाई की शरह एक ऐसी हालत तक नहीं आती जो कि काबिल कबूल है और जहाँ पे लोगों की, हमारी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर हो, तब तक जो भी रिलीफ जिन तरीक़ेकारों से मैंने आपको भी बताया है, जो भी हुकूमत फराम कर सकती है वो इंशाल्लाह फराम करेगी। बिलाल साहब, ऑफ कोर्स द मीडिया वुड कीप अ चेक एंड बैलेंस एंड वुड मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड वुड स्टैंड देम अकाउंटेबल के जो आपके वादे हैं खासतौर पर महंगाई के, यही महंगाई का पॉइंट लेके, बिजली का पॉइंट लेके मुर्तज़ा साहब, आई विल पुट अप अ क्वेश्चन टू यू कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करने वाली पीपल्स पार्टी अभी तक महंगाई जैसे एक ऐसे इशू पे जो कि प्रोविंशियल मैटर भी है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, बट कराची समेत पूरे सिंध में आवाम को महंगाई से शदीद शिकायत हैं। एक तो इसको एड्रेस कर दीजिए। 300 यूनिट्स आपने फ्री कहाँ देने हैं? बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है, गैस इतनी महंगी हो गई है, कराची में इंडस्ट्री कैसे चलेगी इतने महंगे प्रोडक्शन जब कॉस्ट उस पर होगी। इसके अलावा अब चूँकि टाइम कम रह गया है तो एक और क्वेश्चन भी आपसे पुटअप कर देती हूँ, आगे चल के उसका जवाब दे दीजिएगा। बलूचिस्तान में हुकूमत की तश्कील कहा जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शंस के बाद होगी और उस पर PMLN ज़्यादा सीटें मांग रही है देन व्हाट वाज डिसाइडेड विद देम, व्हाट वाज डिस्कस्ड विद देम। तो PMLN को ज़्यादा कुछ कंपेंसेट हो सकता है इन बलूचिस्तान? मुर्तज़ा वहाब साहब। गरीदा, बहुत सारे आपने सवाल पूछ लिए, कोशिश करूंगा कि याद रख के सबका जवाब दे सकूं। पहले तो बिजली और महंगाई का सवाल है। जी, महंगाई की जो आपने बात की, आपने ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा और जब आप बिलाल साहब से बात कर रही थी तो आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि महंगाई इस वक्त कोई लोकलाइज्ड इशू नहीं है, सारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमतों के लिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गरीदा, अगर इनपुट महंगी होगी
तो आउटपुट भी महंगी होगी। नेचुरली जो चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसके बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो महंगे हो जाएंगे तो इवेंचुअल प्रोडक्ट भी जो है वो महंगी होगी। तो टारगेट आपका यही है कि आपको बिजली गैस को सस्ता करना है। अगर आप, चूँकि मेजर कंपोनेंट इंडस्ट्री का इस वक्त वो एनर्जी कंपोनेंट है, बिजली को सस्ता करने के लिए जैसे बिलाल साहब फरमा रहे थे, जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। आपको जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसको ख़त्म करना होगा। आपके पास लोकल थर कोल में इस वक्त वो रिसोर्स अवेलेबल है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ओवर द ईयर्स साबित कर दिया है कि आपके पास वो कोयला मौजूद है कि आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोयले से बिजली पैदा कर सकते हैं। इस वक्त तकरीबन कोई 3200 मेगावाट कोयले से बिजली पैदा की जा रही है सूबाई सिंध के अंदर, और हवा से जो कि विंड एनर्जी है तकरीबन कोई 1250 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं। जो बिलावल साहब ने 300 मेगावाट फ्री करने की बात की थी, वो नेचुरली हुकूमत में आने के बाद जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तब उनका मंशूर इम्प्लीमेंट होता है। बट मैं आपको उसकी मिसाल ये दूंगा कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने थर के तहसील इस्लाम कोर्ट में ये करके दिखाया कि वहाँ से कोयला निकला, वहाँ से हमने बिजली पैदा की। तो सिंध गवर्नमेंट ने ये रिलीफ प्रोवाइड की कि गालिबन 100 या 200 यूनिट जो है वहाँ के रिहायशियों को मुकम्मल तौर पर फ्री कर दिए गए थे। बिलावल साहब का विजन यही था कि हम पाकिस्तान भर के अंदर जो आपके लोकलाइज सोल्यूशन है, यानी कि सोलर एनर्जी के ज़रिए या विंड एनर्जी के ज़रिए अगर आप पावर प्लांट्स लगाएंगे, लोकलाइज्ड उसकी जनरेशन करेंगे और लोकल ट्रांसमिशन के ज़रिए आप उसको डिस्पैच करेंगे बिजली को, तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप बिजली जो कमज़ोर तबका है, जो डिफ़िकल्टी में इस वक्त, उनको रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। तो इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे। सिंध में हमारी हुकूमत है, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत है। वी आर एंडेवरिंग टूवर्ड्स दैट टारगेट। हमारे मिनिस्टर एनर्जी अपॉइंट हो चुके हैं और इंशाल्लाह उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया जा रहा है। इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में इस हवाले से बेहतर तौर पर कारकर्दगी हमारी देखेंगे। दूसरी देखिए गरीदा, मैं बात एम्फसाइज करना चाहूँगा इस बात पे कि देखें, कभी ना कभी रियासत को मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। हम कब तक गलत बयानी पर चलते रहेंगे? वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त वायबल नहीं है। हम 100 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए खर्च करते हैं। हम कब तक ये गलत बयानी अपनी आवाम के सामने करते रहेंगे? कभी ना कभी आपको वो सख्त फैसले करना पड़ते हैं और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वो सख्त फैसले करे इस टारगेट के साथ कि जी हम जो कमज़ोर तबका है उसको टारगेटेड सब्सिडी देंगे, अपने इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ठीक करेंगे ताकि इवेंचुअल आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को हम ठीक कर सकें। ये मुल्क नहीं चल सकता कि अगर सैलरी जो तनख्वाहदार तबका है वो आपको 400 अरब रुपए टैक्स दे और जो आपका रिटेलर तबका है वो सिर्फ आपको चंद अरब रुपए टैक्स दे साल के 8 माह में। तो कहीं ना कहीं हमको अपने हाउस को इन ऑर्डर लाने की ज़रूरत है। हमको वो सख्त फैसले करना होंगे और मैं चाहूँगा कि वो सख्त फैसले हुकूमत करे, मीडिया उन सख्त फैसले को सही तरीके से मीडिया के जरिए लोगों को एक्सप्लेन करे और अवाम उन सख्त फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में, इन्फोर्स करने में हुकूमत का साथ दे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, वरना आप दोनों को मजीद सहमत देती और डिबेट को मजीद आगे जनरेट कर सकते थे। बट फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा वहाब साहब एंड बिलाल अजहर कियानी साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।